वेलकम स्टूडेंट। आपका परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को है और आज की जो तारीख है, आज है 21 तारीख। अगर ये वीडियो आपके पास 23, 24, 25, 26, 27 या 31 तक अगर आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जा रहा, ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो बस इस वीडियो को देख के आप चले जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम कवर करते हैं एक एक प्रश्न को। और यहाँ पे दोस्त है, मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब खोज किया था? 1921 में। और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में पड़ता है। और कहाँ, किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो पड़ता है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। ये लरकाना ज़िला में पड़ता है जो कि पाकिस्तान में है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसकी खोज यस आर राव ने 1955 में किया। ठीक है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो पड़ता है ये भी कच्छ के रण अर्थात गुजरात में पड़ता है। इसकी जो खोज किया था आर एस बिष्ट ने किया 1967 और 68 में। ठीक है। अब देखिए, 67 और 68 में जेपी जोशी द्वारा खोज किया गया था और 1990-91 में बिष्ट के द्वारा, आर एस बिष्ट के द्वारा खोज किया गया था। अब बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापड़ ने 1961 में किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो सिंधु सभ्यता का तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। ये C14 द्वारा विश्लेषित किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके अगर हम जिला की बात करें तो उत्तर की तरफ जो जिला है वो मांडा था जो चिनाब के तट पर पड़ता था। दक्षिण की तरफ दैमामाद जिला था जो गोदावरी तट पर पड़ता था। पूरब के पास आलमगीरपुर था जो कि हिंडन तट पर पड़ता था। और पश्चिम के पास सुतकांगेडोर था जो कि दासक तट पे पड़ता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पढ़ता था या पढ़ता है, ये पॉइंट बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट देख लेना है। अब अगर बन सकता है प्रश्न तो वेद से बन सकता है। तो ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। और ऋग्वेद को जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? होता या होर्त होता है। होर्त, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है और ये पॉइंट याद रखना है। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है और धनुर्वेद, और इसका जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम अर्धोयु कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, अर्धोयु। ठीक है। और फिर सामवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसको जो अध्ययन करते हैं हम उन्हें उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है और शिल्प वेद है और इसको अध्ययन करने वाले को हम ब्रह्म कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में क्या है कि रचाओं का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है। सामवेद में गीतों का संकलन है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय है। अब हम जैन धर्म से देखेंगे तो जैन धर्म के पहले आपसे पूछा जा सकता है पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वृषभ। और जो दूसरे तीर्थंकर हैं वो अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। और तीसरे कौन सा है? शंभुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व। और चौथे कौन है? अभिनंदन, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पहला भी पूछा जा सकता है कौन है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या दूसरे, बस यही दो पॉइंट याद रखना है, ऋषभदेव और अजीतनाथ। या तो आखिरी के दो पूछे जा सकते हैं। तो 23वें कौन से हैं? पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प। और 24वें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। महावीर के जन्म के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि महावीर से एक प्रश्न बनता है, इसलिए आपको देखना है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ पे है? वैशाली कुंडाग्राम नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल में पैदा हुए थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। इनकी माता का नाम तिरसला था। ठीक है। जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। ठीक है। जो कि कुंडंग गोत्र की कन्या थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। पुत्री अड़ोजा अथवा
प्रियदर्शनी थी। कहीं कहीं अड़ोजा भी कहा जाता है, कहीं कहीं प्रियदर्शनी। दामाद का जो नाम था वो जमाली था। जो इनके प्रथम शिष्य का नाम वो भी जमाली ही था, क्योंकि इनका दामाद ही प्रथम शिष्य बने थे। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना है। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में बरकरार नदी तट पर, ठीक है, और सॉरी दोस्त, इनका जो प्रथम उपदेश था वो राजगृह में बराकर नदी तट पर दिया था। और जो उपदेश इनका था वो प्राकृत भाषा में था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इनको जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं एक ही वीडियो में पूरा जीके कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है। बौद्ध धर्म, तो इसके प्रवर्तक जो हैं गौतम बुद्ध हैं। आपको पहले पता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। ये किस कुल के? तो ये साकीगढ़ के प्रधान थे। कौन? कपिलवस्तु के साकीगढ़ के प्रधान थे शुद्धोधन। इनकी माता का नाम माया देवी और महामाया था। ये भी पॉइंट याद रखना है। कहीं कहीं पे माया देवी रहता है, कहीं कहीं पे महामाया। इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण जो किया गया था वो इनकी मौसी ने किया था प्रजापति गौतमी द्वारा। पत्नी के इनके जो नाम था वो यशोधरा था, जो कि साकी कुल की थी, ठीक है। पुत्र जो हुआ था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इन्हें बोध गया में निरंजना के नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश इन्हें सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम कहा जाता है, के मृगदाव में हुआ, ठीक है। या आपसे पूछा जाए इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में। और इनका यहाँ पे दिया गया बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी ही मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म और मृत्यु जो हुई वो कहाँ पे हुई? अगर राजधानी की बात करें तो कुशीनगर में, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने जो उपदेश दिया किस भाषा में था? तो पाली भाषा में। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटना और प्रतीक भी हम देख लेंगे। जब वो गर्भ में थे तब उनका जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी। जब उनका जन्म हुआ, जन्म का प्रतीक था कमल एवं बैल। और महाभिनिष्क्रमण, मतलब जब उन्होंने ग्रह त्याग दिया, घर त्यागा, तब जो प्रतीक चिन्ह था वो अश्व था। और निर्वाण का मतलब जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की वो था, उसका प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया वो उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो चक्र था। महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप था। कुछ पॉइंट और देखेंगे। बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था, तो जो पहला विभाजन हुआ था वो द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था, और उस विभाजन का नाम था स्थाविर, ठीक है। स्थाविर या कहीं कहीं थेरवादी भी कहा गया। और दूसरा महासंघिक। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थाविर महासंघिक का विभाजन किस संगीत में हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगीत में। और अगर पूछा जाए हीनयान महायान का विभाजन कब हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में। ये भी पॉइंट याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुंडलवन के शासनकाल में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सॉरी दोस्त, कुंडलवन के शासनकाल में नहीं, कुंडलवन में हुआ था, जो कि शासनकाल उस समय था कनिष्क का था। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे महाजनपद। 16 महाजनपद से भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। तो जैसे चंपा चंपा जो राजधानी तो किस महाजनपद के अंदर आती थी? तो अंग। और पोटन या पैठन किस महाजनपद के अंदर आते थे? तो अस्मक। ऐसे अवंती की बात करें तो ये उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की माहिष्मती के अंदर आता था। ये भी पॉइंट याद रखना है। तक्षशिला की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, गांधार के महाजनपद के अंदर आता था। हाटक या राजपुर की बात करें कंबोज, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है मगध की बात करें तो मगध जो आता था ये गिरिव्रज या राजगिरा के अंतर्गत आता था। विराटनगर बात करें मत्स्य के अंतर्गत आता था। वैशाली की बात करें तो वज्र के। और सुक्तिमती या सोथितवती, ठीक है, जो आता था वो चेदी के अंतर्गत। वाराणसी काशी के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा? वाराणसी किसके अंतर्गत आता था? तो काशी। श्रावस्ती भी इम्पोर्टेंट है, कौशल के अंतर्गत। और इंद्रप्रस्थ कुरु के अंतर्गत। कुशीनगर या
पावा ये मल्ल के अंतर्गत आता था, ठीक है। और इसमें पंचाल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मथुरा जो आता था ये सूरसेन के अंतर्गत और कौशाम्बी वत्स के अंतर्गत आता था। देखिए, अब मगध वंशावली में आपसे क्रम पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला जो क्रम है वो हर्यक वंश का है, फिर शिशुनाग वंश का है, फिर नंद वंश का है, फिर मौर्य वंश का है, और फिर सुग वंश का है, और फिर कर्ण वंश का है। ये आपको सीरियल ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि क्रम में प्रश्न बन सकता है। अब मौर्योत्तर काल से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम देख लेंगे। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त हैं, और मौर्य काल का जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे कौन कौन से राजा हुए, तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर संप्रति, और फिर शालिशुक, और फिर देववर्मन, फिर सत्यधन्वन, फिर बृहद्रथ। अगर आपसे पूछा जाए पहले कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट कौन थे तो बृहद्रथ। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, और सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच, ठीक है, किसके, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में भेजा था, ठीक है। मेगस्थनीज कहाँ पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था, तो सेल्यूकस ने। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे गुप्त वंश से इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, गुप्त वंश के तो संस्थापक जो हैं वो हैं श्रीगुप्त, ये आपको याद रखना है, ठीक है, श्रीगुप्त। अब अगर इनका हम जो क्रम देखें तो पहले श्रीगुप्त हैं, फिर घटोत्कच हैं, फिर चंद्रगुप्त हैं, फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर काच तथा राम गुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, फिर कुमार गुप्त हैं, फिर स्कंद गुप्त हैं, और फिर पुरुगुप्त हैं। उसके बाद कुमार गुप्त द्वितीय है, फिर बुद्ध गुप्त हैं। अगर और लास्ट में कौन सा है, विष्णुगुप्त। देखिए, सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त, ठीक है। या गुप्त वंश के अंतिम संस्थापक कौन है, अंतिम राजा कौन था, तो विष्णुगुप्त। ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ कब हुआ, गुप्त काल में हुआ। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर, ये देख लेना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर में। भूमरा का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और आगे बात करें, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है, तो कानपुर में। और यहाँ पे दो मंदिर और है, विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। अब हम हर्षवर्धन से इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल वो 606 से 647 के बीच चला। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोमती, और उपनाम इनका शिलादत्त था। उपाधि जो मिली थी इन्हें शकलोत्तर पथनाथ की मिली थी। इनकी जो रचनाएं थी प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद थी। राजधानी कन्नौज या महोदया श्री थी, ठीक है। कहीं कहीं कन्नौज भी कहा जा सकता है, कहीं कहीं महोदया श्री, लेकिन सबसे पहले कौन सी राजधानी थी, थानेश्वर थी। ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे पाल वंश। तो सॉरी दोस्त, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की थी। ये पॉइंट याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, गोविंद पाल। अब मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे भारत पर वो भी हम देखेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और महमूद गजनबी उसके बाद मोहम्मद गौरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मुस्लिम में किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब, 712 ईस्वी में। कहाँ पे, भारत में आक्रमण किया था, जो कि पहला शासक था। और अब हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी कौन था, तो ये गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनवी कौन था, ये गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। ये कब तक से, 1000 ईसा पूर्व से 1027 ईसा पूर्व के मध्य ये सब काम इन्होंने किया। सबसे बड़ा जो आक्रमण इन्होंने किया था वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। कब, 1026 ईसा पूर्व में। मोहम्मद गजनवी के
कुछ विद्वान रहते थे पहले, अल बरूनी जो कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा, और उतबी रहते थे जिन्होंने किताब उल यामनी नामक पुस्तक लिखा, फिरदौसी ने शाह नामक पुस्तक लिखा, और बैहाकी जो कि तारीख ये सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी से इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये गौर प्रांत का शासक था। इन्होंने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, ठीक है। और गुजरात पर जो आक्रमण किया था ये भीम द्वितीय पर किया था, ठीक है। और इन्होंने उसको पराजित कर दिया था कब, 1178 ईसा पूर्व में। इनकी जो सब, अगर मोहम्मद गौरी से अगर प्रश्न बना तो ये आपको जानना है कि केवल इसी से बनेगा। तराइन का प्रथम युद्ध किससे हुआ, तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था, फिर ये भाग गया था। फिर दूसरी बार तराइन के युद्ध में तैयारी करके 1 साल बाद 1192 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने युद्ध किया, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हो गया। और इसका तीसरा जो प्रमुख युद्ध था वो चंदावर का युद्ध था जो कि जयचंद से हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ये 1194 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत काल में, तो इसका जो क्रम है ये है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कभी क्रम पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता पाएँ। लोदी वंश का अगर बात करें शासक, तो लोदी वंश का जो शासक था वो बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी था। और बहलोल नामक सिक्का किसने चलाया, तो बहलोल लोदी ने चलाया था, ठीक है। और जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया किसने, तो बहलोल लोदी ने। अब देखिए यहाँ पे 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया, ठीक है, किसने, सिकंदर लोदी ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अपनी राजधानी भी बनाया। भूमि पैमाइश के लिए गज-ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इससे एक प्रश्न उठेगा। किताब उल हिंद किसने लिखा या तहकीक किए हैं, हिंद अल बरूनी, ठीक है। दूसरा है तारीख ये यामनी, उतबी। ताज उल मासिर, हसन निजामी। तबकात ये नासरी, मिनहाज उस सिराज। सियास तनामा, निजामुल मुल्क तुसी। और फतू अस सलातीन, मालिक इसामी, ठीक है। और तारीज ये फिरोज शाही, तो जियाउद्दीन बरनी। फतवा ये जहीरदारी, जियाउद्दीन बरनी। और फुतूहात ये फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक। और खजाइन उल फतू या नूर सिपेहर कहते हैं, तो ये अमीर खुसरो ने लिखा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और रेहला की बात करें तो इमन बतूता। और तारीख ये मुबारक शाही, ये लिखा गया है याहिए बिन अहमद के द्वारा, या उन्हें सरहिंदी भी कहा जाता है उनके द्वारा। शहनामा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, फिरदौसी। चंदायन दाऊद के द्वारा। मृगावती कुदमुन के द्वारा। और जफरनामा मुल्ला यजदी के द्वारा। इन पॉइंट को आपको देख लेना है। अब हम मुगल वंश साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बाबर थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मुगल वंश के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। पुत्र इनका हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। ये पॉइंट याद रखना। बाबर की आत्मकथा कौन सी थी, तुजुक ये बाबरी, और या कहीं कहीं बाबरनामा भी कहा जाता है। अब कुछ इन्होंने युद्ध लड़ा था उसके बारे में आपको बता दूं। और आपको याद रखना है कि बाबर ने जितना भी युद्ध लड़ा है वो सभी में विजयी हुए हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 के हुआ था। ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध की बात करें तो यह 29 जनवरी 1528 के हुआ था, जो कि बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा की बात करें तो घाघरा का युद्ध हुआ था 5 मई 1529 में बाबर तथा महमूद लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था 1508 ईस्वी में। ये 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा।
और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। आपसे पूछा जा सकता है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो हाजी बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने किया, तो गुलबदन बेगम ने किया। ये भी पॉइंट याद रखना। इनकी मृत्यु 1556 ईसा पूर्व में हो गई थी। बहुत शेरशाह सूरी के बारे में भी देखेंगे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था और मोहम्मद बहार खां लोहनी ने शेर खां को उपाधि प्रदान की। आपसे पूछा जा सकता है शेर खां की उपाधि प्रदान करने वाला कौन था, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी 1540 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर ये बैठे। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अकबर के बारे में। तो इनका जन्म 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। माता पिता की बात करें तो माता हमीदा बानो और पिता हुमायूं थे। बचपन का नाम इनका जलाल था। संरक्षक इनका बैरम खां था। राजभिषेक जो इनका हुआ 1556 ईस्वी में कलानौर में। मृत्यु जो हुई इनकी 1605 में। ठीक है। कब्र इनका कहाँ पे है, तो सिकंदरा में, जो कि आगरा के निकट पड़ता है। इनका दो प्रमुख युद्ध पूछा अगर जा सकता है तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में हुआ अकबर और हुमायूं के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना। देखिए अकबर ने कुछ प्रमुख कार्य किए थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में ख़त्म किया अकबर ने। तीर्थ यात्रा पे कर की समाप्ति अकबर ने 1563 में ख़त्म किया। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने ख़त्म किया 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर किया 1571 में। और इबादत खाना का निर्माण 1575 में करवाया अकबर ने। इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लिए खोला जाएगा 1578 में, ये भी किया अकबर ने। और मजहर की घोषणा भी 1579 में अकबर ने किया। इबादत खाना बंद कर दिया था 1582 में अकबर ने, ये भी पॉइंट याद रखना है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किया अकबर ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए अकबर के 9 रत्न थे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9 रत्नों के यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट तो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूरोपीय व्यापारी और आगमन। तो सबसे पहले यूरोपियों का जो आगमन हुआ था वो पुर्तगाली का हुआ था 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच का हुआ 1605 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आ गए ब्रिटिश 1608 ईस्वी में। उसके बाद डेनमार्क डेनिश आए 1620 में। उसके बाद फ्रांसीसी आए 1668 में। उसके बाद स्वीडन आए, लेकिन इनका कंफर्म समय नहीं बताया गया था। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगाल कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत में आई तथा सबसे अंत में 1961 में गई, ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन, पुर्तगाल। सबसे अंत में जाने वाली कंपनी कौन, पुर्तगाल। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसे हम देखेंगे। प्लासी का युद्ध जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 23 जून 1757 को हुआ। किसके बीच, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति जो थे रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इसमें जो विजयी हुआ था वो अंग्रेज लोग विजयी हो गए थे। और ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नींव रखने के लिए यह युद्ध हुआ था। ठीक है। और एक हुआ था बक्सर का युद्ध, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग और अंग्रेज इनके बीच हुआ था। और जो अंग्रेज का सेनापति उस समय था वो हेक्टर मुनरो था। इसमें क्या हुआ कि अंत में अंग्रेज विजयी हो गए थे। ठीक है। और इनका जो बक्सर का युद्ध का जो विशेष काम था वो भारत में अंग्रेजों को भारत में वास्तविकता सत्ता स्थापित करना था, ये इनका टारगेट था। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को अभी के अभी लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वारेन हेस्टिंग का अगर बात करें तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट किसने पारित किया था, वारेन हेस्टिंग ने, ये भी पॉइंट याद रखना है। घेरे की नीति जिसे हम रिंग फेंस नीति कहते हैं, किसके द्वारा हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने।
और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सालबाई की जो संधि हुई 1782 में किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस और 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर प्रदेश में हुई, वहीं पर उनकी कब्र स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा के जनक कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, तो भारत के जो, अब ये देखिए ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इन्होंने काम क्या करवाया, तो 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला जो गवर्नर जनरल हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने काम क्या किया था कि कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। कंपनी के शासन का अंत जो हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। मुगल सम्राट के पद को जो समाप्त किया गया तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हम देखें तो इन्होंने 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया था और 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, इन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत की जो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो कार्यकाल में जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। अब हम थोड़ा बहुत देख लेंगे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, तो यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति जो हुई थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अगर पूछा जाए तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इम्पोर्टेंट है, तो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में रिपन के शासनकाल में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ये भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसे देखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी कर दिया था लॉर्ड रिपन ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, डफरिन के समय वो ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई और 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, ये याद रखना है। रैयतवाड़ी बात करें तो 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा। महालवाड़ी बात करें तो हार्ड मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में हुआ था, ये पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल के जिला परगना के में पड़ती हो, मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर सर्जेंट को किसने गोली मारा था, तो मंगल पांडे ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया
और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और 1857 के सैनिक के विद्रोह के समय मुगल शासक बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय जफर था। दिल्ली का अगर बात करें जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बख्त खां भी कहा जाता था। लखनऊ में उस समय बेगम हजरत महल थी, ये भी पॉइंट याद रखना है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में नाना साहब और जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज से इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो इनका जन्म 1824 में हुआ गुजरात में। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जो संस्था थी वो आर्य समाज थी, जो कि 1875 में बम्बई में किया गया। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम पढ़ेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ही स्वामी विवेकानंद ने किया था। इनका जन्म 1863 में हुआ था। जन्म स्थान कोलकाता था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और पिता का नाम विश्वनाथ था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और गुरु जो थे वो रामकृष्ण परम हंस थे। और रामकृष्ण मिशन 1897 बेलूर में कलकत्ता में इन्होंने प्रारंभ किया था, ये भी पॉइंट याद रखना। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। स्थापना जो कांग्रेस की हुई वो 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुई थी, जिसे हम एवो ह्यूम कहते हैं। और कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के परिसर में हुआ, ठीक है। उस समय स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन कौन थे, ठीक है, जो शासन था उस समय वो लॉर्ड डफरिन का था, ठीक है। अब ये पॉइंट हम देख लेंगे। जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अध्यक्ष थे, तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष येनी बेसेंट थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय सरोजनी नायडू थी। सबसे युवा अध्यक्ष तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी से इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था, जो कि पोरबंदर नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनके पिता पोरबंदर, वंकानेर और राजकोट के दीवान थे। और 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। गांधी जी ने 1889 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन को गए थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, पत्र पत्रिका हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडिया ओपिनियन, ये सभी महात्मा गांधी की प्रकाशित पुस्तक थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, ये भी पॉइंट याद रखना आपको है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में, ये भी पॉइंट याद रखना। अब हम लोग देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से इम्पोर्टेंट। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया था। कब? 18 मार्च को। और 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना में जनता का रोष व्याप्त हो गया था, ठीक है। और 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल R डायर को सौंप दिया गया था।
अब क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में एक विशाल सभा के आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। किस तारीख को? तो 13 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। ये भी पॉइंट याद रखना है कि कहा आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था, तो तहकीकात कमेटी। अब हम देखेंगे चौरी चौरा कांड। तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पे ये हुआ था। कहाँ पे? चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ था। अब हम बात करें, ये जो घटना हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कारण क्या था इसमें? तो किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बात करें तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जब चौरी चौरा कांड हुआ था। आगे बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। द्वितीय गोलमेज की सम्मेलन की बात करें तो ये 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ। तृतीय की बात करें तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। पॉइंट आपको याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ये भी पॉइंट याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में हुआ था। तो भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा था। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे तो यह 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक पर हुई। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से इम्पोर्टेंट देखेंगे क्वेश्चन। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। पूछा जा सकता है भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। ठीक है। इस अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। ये पॉइंट बना। और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। भारत के विभाजन के समय में बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ये भी पॉइंट याद रखना है।